हेलो फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। कैसे चाइना पिछले कुछ वर्षों में लगभग 54 सालों के अंदर 54 ईयर्स के अंदर भारत से लगभग 3 गुना, लगभग 2.5 से 3 गुना ये कहूँ अमीर हो गया है। कैसे चाइना ने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, या ऐसी क्या रणनीति अपनाई जिससे चाइना की ग्रोथ भारत से 3 गुना ज़्यादा हो गई। 1990 के अंदर अगर चाइना की ग्रोथ कहें तो वो भारत के बराबर थी, यानी कि चाइना की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी दोनों सेम थी, एक बराबर थी। लेकिन पिछले कुछ ही सालों के अंदर चाइना की जीडीपी भारत से 3 गुना ज़्यादा, लगभग 3 गुना। ये 2024 का साल चल रहा है। 2022 में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया था जिसमें से ये पता चला कि चाइना की जीडीपी लगभग 17.9 ट्रिलियन डॉलर है। 17.9 ट्रिलियन डॉलर, वो भी कब? 2022 के अंदर। और भारत की जीडीपी 2022 के अंदर 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंची थी, 3 ट्रिलियन डॉलर। पूरे अगर विश्व की बात किया जाए तो वहां पर सबसे ऊपर है यूएस, अमेरिका, और दूसरे नंबर पे ही आ जाता है चाइना। जबकि अगर हम बात करें 1970 की चाइना के बारे में, तो 1970 के अंदर चाइना की जो ग्रोथ थी, जो इकोनॉमी थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बेकार स्थिति थी चाइना की। भारत से भी बहुत बेकार स्थिति थी इकोनॉमी। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत अस्थिरता थी। चाइना बहुत ज़्यादा पीछे था भारत से। रियल टाइम जीडीपी की बात करें तो रियल टाइम जीडीपी के अंदर भारत से चाइना लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा अमीर है। और अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के अंदर भारत से लगभग 6-7 गुना ज़्यादा अमीर है। आखिर चाइना के पास ऐसी कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ का फॉर्मूला है जिससे वो इतनी तेज़ी से ग्रो करते चला जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ भारत इस इकोनॉमिक रेस में पीछे है? ऐसा कैसे हो गया? चलिए आज हम सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर समझेंगे डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम कुछ जरूरी फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहला ये कि 2022 के अंदर चाइना की जो जीडीपी थी, नॉमिनल जीडीपी, वो थी 17.9 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया की जो जीडीपी थी उस समय वो थी लगभग करीब 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जानने वाली है कि इस समय पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी है वो है यूएस की, यानी कि अमेरिका की। सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे है जर्मनी, जापान, और फिर 5th नंबर पे इंडिया आता है। मतलब चाइना की पोजीशन सेकंड है और इंडिया की पोजीशन है 5th नंबर। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज जान लीजिए, पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो लोगों का एवरेज इनकम है वहां का, वो कितना है। तो चाइना की अगर रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की बात करें, अगर दुनिया को, अगर हर देशों को रैंक करते हैं तो वहां पे चाइना आता है 77th पोजीशन पे, 77th पोजीशन, और इंडिया आता है 131st। ठीक है, कितना? 131। ठीक है, 131st पोजीशन पे आता है इंडिया पर कैपिटा इनकम के बारे में। ठीक है, ये तो आप समझ ही लीजिए कि मीडिया कभी भी इस सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करती। क्यों नहीं करती? अब ये तो आप मीडिया से पूछे कि आखिर इन सब चीज़ों पे अगर आप चर्चा करेंगे तो कम से कम लोगों को कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा, और लोग अपने से थोड़ा जागरूक होंगे और कुछ जीडीपी में अपना योगदान देंगे, भारत के कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे भारत की जीडीपी भी चाइना को कॉम्पीट करे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं हमारे यहाँ। चलिए वो और बात है मीडिया की। आज अगर पूरे चाइना की पॉपुलेशन की बात करें तो वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है। भारत इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इस 140 करोड़ की पॉपुलेशन में भी चाइना का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। लगभग 80 करोड़, यानी कि 60% के भी ऊपर के लोग वहाँ पे गरीबी रेखा के ऊपर हैं, और इंडिया में तो जस्ट उल्टा है। अब देखिए, इन सब बातों से मैं कतई भी आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूँ, खास करके जो, अगर हम तो इंडियन सिटीजन है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी भारतीय होंगे, तो मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं कि आपको किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा नीचा दिखाऊं। हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमें भी चाइना की तरह ग्रोथ ओरिएंटेड, मतलब ग्रोथ की दृष्टिकोण से कैसे देखना है, हमको भी कैसे वो सब चीज़ें अपने इकोनॉमिक्स के अंदर ऐड करनी है, ताकि हम भी उससे भी अच्छे से ग्रोथ कर सकें। पहले हम चाइना के बारे में समझते हैं कि आखिर चाइना ऐसा क्या कर रहा है अपनी इकोनॉमी के अंदर, ताकि हम उससे कुछ सीखें और हम अपनी जीडीपी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर ऐसा कुछ क्रिएट करें ताकि हमारी जीडीपी उससे भी 10 गुना ज़्यादा हो जाए। और ये कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि चाइना ने जैसे इसे कुछ सालों में कर दिखाया, हम भी ऐसे कुछ सालों में ही इससे ज़्यादा आगे चले जाएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपली मतलब ये होता है कि सरकारें ये तय नहीं करेंगी कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे।
सरकारें ये तय नहीं करेंगी कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि लोगों के अंदर प्रेशर कम होता है। साथ में ये भी सरकारें बोल दी हैं वहाँ की कि आप चाहे जैसे भी जो भी बिजनेस करो, आपसे हम आपकी प्रोडक्ट की कीमत भी नहीं तय करेंगे, आप जो चाहे वैसा बिजनेस करो, हम कोई भी आपसे कोई भी यहाँ पे शर्तें और नियम नहीं लगाएंगे। वहाँ की जितने भी शर्तें और नियम थी वो बहुत ज़्यादा कम की गई हैं ताकि कम से कम लोगों को चीज़ों का सामना करना पड़े, कठिनाइयों का। जैसे अगर बहुत सारे नियम शर्तें लगा, टर्म्स एंड कंडीशन सरकारी दे देंगी तो कोई बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। और अगर सरल भाषा में ये समझाऊं तो इसका मतलब जो ज़्यादा झुकाव होगा वो इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा जोर देगा, न कि सेंट्रल सरकारों की तरफ। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया के अंदर केंद्र जो होती है यानी सेंट्रल जो पावर है वो सभी तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करती है। बहुत सारी चीज़ों का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिस वजह से लोगों को कई चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। लेकिन चाइना के अंदर जस्ट उल्टा है। चाइना के अंदर लोग चाहे जो बिजनेस करें, अपने प्रोडक्ट का चाहे जो भी प्राइस रखें, और टैक्स भी कम देना है, टैक्स भी कम है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग कंपटीशन में बहुत ज़्यादा उतरते हैं। इसमें सबसे बड़ा आप उदाहरण देख सकते हैं फार्मर्स का, भारत के किसानों का। अगर आप किसान अपने अनाज का दाम खुद तय करें तो आखिर क्यों किसान गरीब रहेगा। किसान आज जितने रुपए में जितना लगाता है, अगर 10,000 एक जमीन में लगा दिया पूरा क्रॉप को उगाने में, सब इन्वेस्टमेंट लेकर, और उसको आउटपुट में मिल रहा है केवल 12,000, तो क्या है उसको प्रॉफिट हुआ। इसीलिए किसान गरीब है। लेकिन अगर किसान अपने अनाज का दाम खुद तय करेगा कि मुझे अपने प्रोडक्ट इतने में ही बेचना है, इससे सस्ते में नहीं बेचूंगा, लेना है तो लो वरना जाओ, तो क्यों अगर किसान गरीब होगा। ठीक है, तो इस वजह से ही हमारे देश में गरीबी है। हमारे देश में इसीलिए कुछ वर्ग के लोग के पास इतना ज्यादा पैसा और किसी के पास कुछ भी नहीं, इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपने चीजों का दाम निर्धारित खुद नहीं करना आता। अगर लोग खुद से अपने प्रोडक्ट का दाम तय करने लगे तो क्यों ही गरीबी रहेगी हमारे देश के अंदर। हम तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, और चाइना के अंदर स्टेबिलिटी है बहुत सारी, ज्यादा से ज्यादा वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही एक समान है। अगर रिचनेस की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा जनता एक समान है। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा, बहुत के पास बहुत कम। ये सब उसके एक कारण है। दूसरा जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भारत के अंदर जस्ट उल्टा। भारत के अंदर हर 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन आएगा, वहां पे सरकारें चेंज, सब नियम कायदे चेंज, सब इकोनॉमिक्स के नियम कायदे चेंज। हर बार कोई नया आएगा, हर बार कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर, नई कैबिनेट बैठेगी, नए मिनिस्टर आएंगे, नए तरीके की सरकार बनेगी, नए तरीके के नियम लगेंगे, और फिर से नई चीजें फिर से शुरू होंगी। शुरू से शुरू कर देंगे सब लोग, नई तरीके की नीतियां अपना लेंगे। और यही फ्लॉ है भारत का। चाइना के अंदर यही एडवांटेज है कि वहां पर एक पार्टी केवल रूल करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और एक पार्टी होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है नियम कायदों में। एक ही तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा, एक ही तरीके के नियम लागू रहेंगे, ताकि कभी भी कोई भी बदलाव ना करना पड़े। पता है एक छोटा सा बदलाव करने से कितना बड़ा बदलाव आ जा सकता है। एक छोटा सा इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारे नियम कायदों के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, अगर एक सरकारें कोई छोटा सा भी डिसीजन ले ले कि ये चीज़ अब से ये नहीं होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और जो कि भारत के अंदर अक्सर होता है, क्योंकि हर बार सरकारें चेंज हो जाएंगी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई और आ जाएगा। और यही फ़ायदा है चाइना के अंदर कि चाइना के अंदर एक सिस्टम है पार्टी, इसीलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी है। एक जैसा कानून हमेशा रहेगा, एक जैसा हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम, एक जैसा इकोनॉमिक सिस्टम, एक जैसी नीति, एक जैसे रूल्स लॉस एक तरीके से काम करते हैं। इसी वजह से चाइना, दूसरा ये एडवांटेज है जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है SCGs, जिसे हम सीजेस भी कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसका मतलब क्या है? असल में चाइना के अंदर ना अलग अलग चाइनीज के अलग अलग प्रोविंस कह सकते हैं, अलग अलग सिटीज कहते हैं। ऐसे कॉमन में समझिए, सबसे आसान भाषा में, कि चाइना के अलग अलग सिटीज के अंदर ऐसे इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं जिसे हम SCGs कहते हैं। और इस अलग अलग जोन्स के अलग अलग नाम हैं। ये सारे नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, जिसमें से एक सबसे कॉमन नाम जो ज़्यादातर लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे वो है शेनज़ेन। शेनज़ेन एक तरीके का वहाँ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। ये हांगकांग के अंदर है। अब यहाँ पर होता क्या है और इसको बनाने का मकसद क्या है ये समझिए।
असल में ये सारे जो अलग अलग इकोनॉमिक जोन है ना, ये जानबूझकर चाइना बनाया है। इसके बनाने के पीछे उसकी सबसे बड़ी ये रणनीति थी कि यहाँ पर हम बहुत तरीके के सबको अलग अलग ऑफर्स करेंगे। जैसे कि आप बाहर से आइए, हमारे यहाँ बिजनेस करिए। जैसे कि हांगकांग का जो ये मैं बता रहा हूँ शेंजन, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है इसे पूरे दुनिया का, या चाइना के कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप होती है। इस वजह से यहाँ का जो बाहर की जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है, वहाँ पर कहते हैं चाइनीज़ की गवर्नमेंट की इस जगह आपको सबसे कम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पर आइए, हम आपको बहुत कम आपके ऊपर इम्पोर्ट टैक्स लगाएंगे। आप यहाँ पे बिजनेस करिए, कम से कम पैसे में चीज़ों प्रोडक्ट तैयार करिए, कम से कम टैक्स दीजिए और लोगों को सस्ते से सस्ता चीज़ पहुँचाइए। और जब लोगों के पास सस्ता चीज़ पहुँचेगा तो जितना हो सकेगा लोग उसकी मांग करेंगे और डिमांड बढ़ती जाएगी, जीडीपी ग्रोथ होती जाएगी, बाहर की इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आएंगी क्योंकि उन्हें टैक्स कम देना है। ऐसे करके अलग अलग जगह अलग अलग नाम के SCGs यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पूरे चाइना के अंदर बनाए गए हैं। और हर एक जोन अपना एक अलग विशेषता है। कहीं कहीं पे फाइनेंस से रिलेटेड काम होते हैं, यानी कि उस जगह पे फाइनेंस सर्विस अगर आपको देना है तो वहाँ पर आप उस इकोनॉमिक जोन के अंदर आप जाइए वहाँ पर, और वहाँ पे आपको स्पेशल आपको सरकार के तौर से ऑफर्स मिलेंगे। ऑफर्स बोले तो नियम और शर्तें रहेंगी कि यहाँ पे आपको इतना ही देना पड़ेगा, बाकी कंट्रीज में ज़्यादा होगा। इसलिए चाइना के अंदर लोग जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम देना है, वहाँ पे ड्यूटीज़ कम है, जो भी टैक्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब चीज़ें कम होती है। जो रूल्स होती हैं, जो कानून, टर्म्स एंड कंडीशन होती है सरकारी की, वो बहुत कम होती है इन सब जोन्स में। इसलिए यहाँ पे बाहर की जो इन्वेस्टर हैं, बाहर की जो कंपनीज है, वो चाइना के अंदर आती हैं बिजनेस करने के लिए। और इंडिया के अंदर जस्ट उल्टा है। जैसे कि अभी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत के अंदर आने वाली थी, नहीं आई, चाइना के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है। टैक्स कम होने की वजह से वहाँ का प्रोडक्ट सस्ता तैयार हो जाता है, और बाहर देशों में जब वो सस्ता प्रोडक्ट जाएगा तो अच्छे से प्रॉफिट कमाएंगी कंपनीज। सिमिलरली एप्पल की कंपनी, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका हब जो है, जो मेन कह सकते हैं, जो सबसे पहले प्लांट अगर कोई प्रायोरिटी देगा तो चाइना को देगा, इसी सब कारणों की वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि चाइनीज फोन्स जो हैं वो क्यों पॉपुलर हैं, इतने सबसे चीप क्यों हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से। अब चौथा जो सबसे बड़ा मुख्य रीजन है चाइना की ग्रोथ का, वो है स्किल्ड लेबर और स्किल्ड वर्कर्स। इसका मतलब ये है कि चाइना की जितने भी लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आप अगर मान लीजिए आप 12th पास हो गए हैं, अगर आप इंटर पास हो गए, इंटरमीडिएट हो गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी हमारे यहाँ से कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी जल्दी से ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी एक स्किल सीख लीजिए किसी भी तरीके का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मोबाइल असेंबली में जाना है या कुछ ऐसा टेक में आपको कुछ इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आप मोबाइल असेंबल करने के बारे में सीख सकते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों का कोर्स रहेगा, 6 महीने, साल भर, ऐसे अलग अलग कोर्सेज हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना ज़्यादा उसके अंदर सीखना चाहते हैं। और वहाँ पे आप जब वो सीख जाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपको कोई भी आराम से कोई भी जॉब लग सकती है, यानी कि कहीं भी आप उसमें काम कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है उस जगह जाइए। ठीक है, मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि अगर आपको मोबाइल असेंबली में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आप उस पर स्किल पहले सीखिए। ठीक है, वो जो स्किल है वो सीख लीजिए कि कैसे मोबाइल असेंबल होता है, कैमरा कहाँ फिट होगा, ये पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होगा। और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आपको एक प्रॉपर कंपनी ज्वाइन करा देंगे और वहाँ पे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा सैलरी देते हैं। बहुत ज़्यादा सैलरी का मतलब है कि कंपेरेटिवली जब टैक्स कम है, हर तरीके का प्रोडक्ट सस्ते ही बन रहा है, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो कंपनी भी सैलरी ज़्यादा करके देगी अपने एम्प्लॉयज़ को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चाइना के अंदर सभी लोगों को कहा जाता है कि आप जल्दी से कोई स्किल सीख लीजिए। और इंडिया में जस्ट उल्टा, यहाँ पर एक ही नियम है कि सबसे पहले तो आप अच्छी से डिग्री लो, उसके बाद आप जॉब ढूंढते रहो। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने हिसाब से ऐसा कुछ स्किल सीखो जिससे आप कुछ अच्छा कर सको। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल असेंबली का ही काम करो। मोबाइल असेंबली का मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आपके अंदर और ज़्यादा हुनर है तो आप इससे भी बड़े बड़े आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में जाओ, लेकिन उसको जल्दी से अपनी ज़िंदगी में लाओ। ठीक है, कम से कम 1 साल 2 साल के कोर्स में ख़त्म करो, और ज़्यादा लंबा मत खींचो कि डिग्री लेना है ये हो। वो सारी चीज़ें चाइना के अंदर नहीं है जैसे इंडिया में हो रहा है, इसीलिए चाइना आगे बढ़ रहा है।
ठीक है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल उदाहरण देकर समझाऊं तो मान लीजिए इंडिया के अंदर एक शूज बनाने की कंपनी है, ठीक है, जूता बनाने की कंपनी। अब जूता बनाने की कंपनी मान लीजिए 100 स्टाफ है, 100 लोग हैं। तो इंडिया में क्या होगा बताएं, इंडिया में केवल 10 लोग होंगे जिसको प्रॉपर शूज की स्टिचिंग करना, शूज को पूरा तरीके के मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग, ये सब काम जो मेन स्किल वाला काम है वो केवल 10 लोग को ही आता रहेगा। बाकी 90 लोग वहां पे देख लेंगे आप, कहीं पे शिपिंग का काम, पैकेजिंग का काम इस तरीके की करेंगे। बट चाइना में उल्टा है। चाइना में क्या है, चाइना के अगर 100 लोग स्टाफ होंगे, यानी कि 100 अगर लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो वहाँ 50% यानी 50 लोगों को वो शूज को पूरा अच्छे से कटिंग करना, स्टिचिंग करना, पूरा शूज मैन्युफैक्चरिंग 50 लोगों को आएगा। यानी स्किल जो है वो 50 के पास है, बाकी जो 50 हैं वो क्या करेंगे, पैकेजिंग का काम करेंगे और भी अन्य तरीके का जो काम होगा, ट्रांसपोर्ट, शिप, इस तरीके का काम करेंगे। तो जब 50 लोग काम कर रहे हैं तो 50 लोगों ने तो जो स्टिचिंग का काम है उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो पैकेजिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि इसके वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा, ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा शूज़ बनाएंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो सेल भी ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ हो ही रही है। तो एट द एंड यही हुआ कि अगर वहाँ हमारे देश में भी अगर स्किल सिखाया जाए, स्किल लेबर, स्किल वर्कर हो, तो हमारा देश भी चाइना की तरह ग्रोथ कर सकता है। अब जो मैं फिफ्थ पॉइंट जोड़ूंगा वो है एजुकेशन सिस्टम। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि चाइना की जो एजुकेशन सिस्टम है वो भारत की एजुकेशन सिस्टम से थोड़े से हट के है। जैसे कि हमारे देश में होता है कि लगभग 10वीं तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और इसके बाद आपको कोई एक फील्ड दे दिया जाता है कि एक स्ट्रीम में जाइए, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, जो भी आपको लेना, आर्ट्स, उसमें चले जाइए। वैसा भी चाइना में सिमिलर कुछ ऐसा होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे स्किल सिखाने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। वहाँ पे लोग जल्दी से चीज़ों को सीख जाते हैं और जल्दी से काम करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से अपने लक्ष्य को, एम को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये करना है और मुझे इसी चीज़ पे फोकस्ड रहना है। इंडिया के अंदर कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, कोई डिसाइड नहीं हो रहा है, कभी आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कभी बीएससी, बीकॉम, बीके, कितने सारे कोर्सेज हैं। और आजकल तो लोग कोर्सेज तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे कि छोड़िए जानी जी सब बातों का। लेकिन मैंने बताया कि चाइना के अंदर लोगों को सिखाया जाता है और इंडिया में लोगों को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है आप समझ लीजिए। चलिए मूव करते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम करता है। मतलब सबसे पहला तो उसकी प्रायोरिटी यही है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अगर रोड अच्छे होंगे, अगर कम्युनिकेशन अच्छा सिस्टम होगा, यानी अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो ओवरऑल क्या होगा, जीडीपी इंप्रूव ही होगी। अब भारत के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा है, खास करके यूपी के अंदर, लेकिन अभी भी बाकी स्टेट्स बहुत पीछे। तो इस वजह से भारत थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन भारत आगे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत आगे आ सकता है 100%। चाइना जैसे कुछ सालों में कर दिखाया, हम भी कुछ सालों के अंदर उससे आगे आ सकते हैं। अगर हम ऐसे तरह तरह की चीज़ें अगर अपने इकोनॉमिक्स के अंदर, अपने देश के अंदर सब अपनाते रहेंगे तो हम भी बहुत आगे जा सकते हैं। और जो हमारे यहाँ एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है कि कुछ वर्ग के लोगों के पास करीब 2%, 1% लोगों के पास बहुत पैसा है और बाकी लोगों के पास इंडिया के अंदर सब गरीब हैं। खास करके इंडिया के अंदर तो आप जानते हैं फार्मर्स होते हैं, हमारे देश में ज़्यादातर किसान हैं और किसानों को अपने फसल का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। और इसी के साथ एक और पॉइंट, 7वां पॉइंट जोड़ते हुए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। यानी चाइना सबसे ज़्यादा जोर देता है एक्सपोर्ट के ऊपर। वहाँ की जनता को और वहाँ से आने वाले जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं, मतलब जो भी बिजनेस करते हैं चाइना के अंदर जाकर इन्वेस्ट करके, उनका यही काम है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना। चाइना की जो जनता है उसका भी यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, दूसरों देशों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भेजना, ताकि दूसरों देशों से प्रॉफिट ले आकर अपने देश में जमा करें और जिस वजह से उनकी जीडीपी बढ़े। एट द एंड वही बात हुआ कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, डिमांड तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो जीडीपी बढ़ेगी आपकी। आप बाहर में जाकर प्रोडक्ट बेचेंगे, बाहर से पैसा लेकर आएंगे, आपकी नेट जीडीपी बढ़ेगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर चाइना एक्सपोर्ट पे बहुत जोर दे रहा है और इंडिया में अभी एक्सपोर्ट तो कुछ ही सेक्टर के लोगों को पता है, यानी या कह सकते कुछ ही वर्ग के लोगों को पता है कि एक्सपोर्ट नाम की चीज़ है और ऐसा एक्सपोर्ट हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में पता नहीं, वो इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ही खुश हैं। लेकिन एक्सपोर्ट भी आना चाहिए कि आपको बाहर कैसे प्रोडक्ट बेचें, फॉरेन में कैसे, अलग अलग देशों में कैसे प्रोडक्ट भेजा जाता है, इसके बारे में भी नॉलेज
सरकार को चाहिए कि कैंपेन चलाए, आंदोलन चलाए, लोगों को जागरूक करे, लोगों को ये कहे कि हम आपसे टैक्स कम मिलेंगे, आप काम करिए, आप स्किल होइए, आप काम करिए, रोजगार लीजिए और फिर पैसे कमाकर चैन से खाइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ इस वीडियो को सीखने को मिला हो कि हाँ चाइना की ग्रोथ के बारे में और भारत को इस अपनाना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, इस वीडियो को नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको सबके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इस वीडियोस में लाता रहता हूँ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।